नमस्कार। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना था लूसेंट पेज नंबर 249 में कहाँ से, तो लोकसभा के पदाधिकारी से। तो इसके ऊपर क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, आगे भी आप लोग देख लीजिएगा। लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार, संविधान का जो अनुच्छेद है 93, इसके अनुसार ही लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्य में से एक अध्यक्ष का उपाध्यक्ष का चुनता है। ठीक है, 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या है, चुनाव है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है ना, तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा यह निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। वही प्रोटेम स्पीकर जो सिर्फ निर्वाचित करने के लिए, शपथ दिलाने के लिए उनका गठन किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता। अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है एक दूसरे को, और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है वो। ध्यान रखिएगा। 14 दिन के पूर्व 14 दिन से पहले सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। मैंने 14 दिन से पूर्व सूचना देकर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है, जब तक वो अगला लोकसभा का चुनाव मतलब ना हो जाए। तो वही लोकसभा का जो भंग होने की स्थिति में क्या होगा, अध्यक्ष जो रहेगा अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक वो खाली नहीं करेगा। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई भी व्यक्ति पीठासीन बन जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर लोकसभा नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष बैठेगा। अगर उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों नहीं है तो उसके जगह पर जब राष्ट्रपति पैनल बनाया रहता है, वरिष्ठ सदस्यों का पैनल है ना, उसमें से किसी एक को पीठासीन बना देगा, बैठा देगा। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति बनाता है। कौन 6 सदस्य होते हैं, सीनियर। उसी पैनल में से किसी को बैठा के बुला देगा। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार, जो लोकसभा का अध्यक्ष के कार्य होता है एवं अधिकार क्या है, तो देखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष एवं कार्य के अधिकार, सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, जो सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना। सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना रहता है, सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना और नियम के विरुद्ध घोषित करना। और नियम के विरुद्ध क्या करना, घोषित करना। किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य जो है स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। किसी भी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला जो कार्य जो है स्थगन प्रस्ताव, कार्य को स्थगन करने वाला प्रस्ताव, यह अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है ना। तो सदन के अध्यक्ष सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना और उन्हें नियमित करना, चाहे नियम के विरुद्ध घोषित करना, ये सब किसका काम है, अध्यक्ष का काम है। जो विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकते हैं, या विचाराधीन जो विधेयक है बहस को रुकवा सकते हैं, है ना। संसद जो है सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना। यहाँ से यहाँ तक आप बोलिए, यहाँ से यहाँ तक आप बोलिए, आप लोग देखे होंगे। ये सब किसका है, अध्यक्ष का ही काम है, लोकसभा अध्यक्ष। 5वां नंबर कह रहा है कि विभिन्न विधेयक, अलग अलग विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करवाना और परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत भी देने का अधिकार इसी को है। संसद और राष्ट्रपति के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार करना, संसद और राष्ट्रपति के बीच में जो मध्य के बीच में जो होता है पत्र का व्यवहार करना, तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है कि धन विधेयक है या नहीं है, पैसा निकालने के लायक विधेयक है ये कि नहीं है। अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में जो प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर जो भी प्रमाण दे देगा अध्यक्ष, उस प्रश्न पर न्यायालय में या फिर किसी सदन में या फिर राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। थोड़ा सा पावर दिया गया है अध्यक्ष को
यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है, उसकी आज्ञा से कोई विधेयक अगर गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती है। लोकसभा में ये बड़ी अच्छी बात है कि यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो रहा है ना, उसकी आज्ञा से, तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है कि हमको प्रस्ताव चाहिए, उसका आज्ञा रहना चाहिए बस। फिर प्रस्ताव की जरूरत नहीं रहता है। वैसे प्रस्ताव की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब वो आगे दे देगा तो प्रस्ताव की ज़रूरत नहीं रहती है। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है। लोकसभा में विपक्ष के जो नेता होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है। किसे? राजकोष से। विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है। वह उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान ही समस्त सुविधाएँ प्राप्त होती है। विपक्ष के नेता को भी कैबिनेट जो मंत्री होते हैं कि उसी के स्तर के समान तो सभी सुविधा प्राप्त दिया जाता है लोकसभा के विपक्ष के नेता को, ठीक ना। राहुल गांधी है ना, ध्यान में रखिएगा। आगे नोट में लिख रहा है कि न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। कम से कम 55 को सांसद होना चाहिए, उस दल को ही लोकसभा के विपक्षी दल होने का दावा कर सकते हैं वो। तो 543 में से 55 को भी नहीं होगा, तो न्यूनतम 55 को सांसद वाला दल होना चाहिए। जो विपक्षी दल होगा वही दावा करेगा लोकसभा में। 55 सांसद मतलब 10% का। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल देखा जाए 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही है। प्रथम लोकसभा कार्यकाल कब से कब तक? 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। 52 से 57 कितना? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 5 साल तक रहा ना जी। प्रथम लोकसभा कार्यकाल 17 अप्रैल से 4 अप्रैल 5 साल तक रहा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर और उपाध्यक्ष अनंत संयम थे। पहला लोकसभा अध्यक्ष बताइए कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर, श्री जीवी मावलंकर और उपाध्यक्ष अनंत शयनम, उपाध्यक्ष अनंत शयनम। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर और उपाध्यक्ष अनंत शयनम थे, और उपाध्यक्ष अनंत शयनम थे, अनंत संयम थे। आगे देखा जाए, थोड़ा सा देख लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष कौन कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए तो गणेश वासुदेव मावलंकर हम लोग देखे थे, और साथ में अनंत संयम आयंगर ये थे। अनंत संयम आयंगर यहाँ पे कौन थे जी? अनंत संयम आयंगर उपाध्यक्ष थे। दूसरी अगर अध्यक्ष देखा जाए तो वही अनंत संयम आयंगर भी थे। तो पहला भी अध्यक्ष पे थे और अनंत संयम आयंगर उस समय उपाध्यक्ष भी थे, और गणेश वासुदेव मावलंकर अध्यक्ष थे। दूसरा में अध्यक्ष बन गए थे अनंत संयम आयंगर। तीसरा में हुक्म सिंह थे लोकसभा के अध्यक्ष, तीसरे नंबर वाले हुक्म सिंह है। चौथा है नीलम संजीव रेड्डी है। गुरदयाल सिंह ढिल्लो वहाँ पे उपाध्यक्ष होंगे। पाँचवीं गुरदयाल सिंह ढिल्लो, फिर बलिराम भगत है, फिर नीलम संजीव रेड्डी के एस हगड़े, बलराम जाखड़, रवि राय, शिवराज जी पाटिल, पी.एस. संगमा, बहुत आदमी है। GMS बालयोगी, और फिर GS बालयोगी, मनोहर गजानंद जोशी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, ओम बिरला। अभी ओम बिरला ही चल रहे हैं ना। 17वीं 18वीं है। चलिए आगे देखते हैं। संसद एवं संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें। सभापति या अध्यक्ष जिसको बोला जाता है, राज्यसभा वाला, या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, वो अंतिम निर्णायक मत देता है, किंतु मत बराबर होने पर दशा में निर्णायक मत देगा अथवा इसका प्रयोग करेगा। किस में लिखा है? अनुच्छेद 100 में लिखा है। निर्णायक मत 100 में है। निर्णायक मत किस में है? 100 में। आर्टिकल 100 में है। 100 का 1 में है निर्णायक मत, जो अध्यक्ष देता है, चाहे राज्यसभा को चाहे वो लोकसभा का हो। निर्णायक मत 100 में है, आर्टिकल 100 का 1 में है। संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर, संसद जो है इसमें किसी सदन की सदस्यता में अगर कोई रिक्ति हो जाए होने पर भी उस सदन की कार्य करने की शक्ति होगी, और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था लेकिन वह कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, तो उसका मत को भी माना जाएगा। उसका मत दिया है या फिर अन्यथा भाग लिया है तो भी संसद कार्यवाही विद्यमान होगी, उसका मत को माना जाएगा। 100 के 2 में लिखा गया है, भले वो उसमें भागीदारी में हकदार ना हो। संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है। संसद में जो है स्थगन का प्रस्ताव, संसद में जो है स्थगन करना का प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है। संसद को स्थगित करने का प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है।
लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होना चाहिए। अध्यक्ष अनुमति देगा तभी प्रस्ताव रख सकता है। बिना अध्यक्ष की अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता। बिना अगर अनुमति दिया है कि नहीं, अब बोलेगा कि नहीं, अध्यक्ष बोलेगा नहीं तुम स्थगन प्रस्ताव नहीं डाल सकता, तो कोई भी व्यक्ति डाल नहीं सकता। ठीक, मतलब कि स्थगन प्रस्ताव किसी संसद के सदस्य को डालना है ना, तो उसके लिए किसका आवश्यक चाहिए अनुमति, तो अध्यक्ष का आवश्यकता चाहिए अनुमति आवश्यक है। स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना होता है। स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सार्वजनिक महत्व है, सार्वजनिक सभी के लिए महत्व के लिए जो निश्चित अति आवश्यक मुद्दा है उस पर बहस करना। स्थगन प्रस्ताव सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को शाम के 4 बजे ही लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव को शाम के 4 बजे ही लाया जाता है, स्थगन प्रस्ताव। और ये किस लिए, तो स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दा पर बहस करना होता है। सार्वजनिक महत्व के जो निश्चित अत्यावश्यक मुद्दा है उसके बहस करने के लिए स्थगन प्रस्ताव की रोकिए सब चीज़ को, पहले इस मुद्दे को आगे देखिए। तो स्थगन प्रस्ताव ला के हम लोग जो इम्पोर्टेंट मुद्दा रहता है समाज के लिए उसको हम लोग देखते हैं। तो ये शाम को 4 बजे ही किया जाता है, जब तक सारा कंप्लीट हो जाएगा इधर भी। तो किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम निश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। किसी संसद सदस्य की योग्यता, किसी संसद के जो सदस्य हैं इसकी योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित जो भी प्रश्न है इसका अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति इसका सलाह से राष्ट्रपति करता है, चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। इसका योग्यता क्या रहेगा, संसद के सदस्य का, या फिर नहीं रहेगा। कौन करता है इसका, राष्ट्रपति करता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। एक समय में एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन में सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है ना, तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। आर्टिकल 101 में लिखा गया है, आर्टिकल 101 के 4 में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। मतलब 2 महीने से कम, 2 महीने तक अगर कोई नहीं आ रहा है तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। 101 के 4 में लिखा गया है, ठीक ना, 101 के 4 में लिखा गया है, ठीक ना। 60 दिन तक नहीं आया तो। आगे देखा जाए नया संसद भवन थोड़ा देखते हैं। पुराना संसद भवन तो हम लोग पढ़ ही लिए थे, नया संसद भवन को भी पढ़ते हैं। देखिए 10 दिसंबर 2020 को नया संसद भवन के आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया था। 10 दिसंबर 2020 को, ठीक ना। इसका आधारशिला किसने रखा था, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया था। नया निर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 मई 2023 को की गई। और भवन का जो अति है आधारशिला, भवन का आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखा गया और उद्घाटन हुआ, जो इसका नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को। 3 साल लग गया बनने में। तो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, 28 मई 2023 को। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नया संसद भवन का निर्माण किया गया। नई दिल्ली में नया संसद भवन का क्या किया गया, तो निर्माण किया गया। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। इसका डिजाइन जो था ना विमल पटेल के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा, विमल पटेल। देखिएगा यहाँ से, इसका डिजाइन जो था विमल पटेल के द्वारा, और निर्माण जो था टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया था। नया संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया था और विमल पटेल इसका डिज़ाइन किए थे। विमल खा के विमल पटेल ने क्या किया था, नया संसद भवन का डिज़ाइन किया था विमल पटेल ने। नोट में लिखिएगा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। जब नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ ना, कब हुआ, 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी द्वारा 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया था। लेकिन हम लोग के पास अभी तक आया नहीं है 75 रुपये का सिक्का। 2023 में लॉन्च हुआ है, अभी 2026 चल रहा है, बताइए। तो नया संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया था। ये नोट में याद रखना है। नए संसद भवन की बेजा है, पुराना वाला का गोल था। इसका आकार कैसा है, त्रिकोणीय। नया संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार थल, जल और नभ को समर्पित किया गया है। 3 गो द्वार है और तीनों द्वार क्या क्या, नभ, जल, थल और नभ को समर्पित किया है।
जिसे क्रमशः कर्म द्वार, ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार नाम दिया गया है। कर्म करिए तो ज्ञान पाइए और शक्ति पाइए। कर्म द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म, ज्ञान, शक्ति, ये तीनों को रखा गया है। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार थल, जल और नभ को समर्पित किया गया है और क्रमशः इनका नाम रखा गया है कर्म द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार। इसके निर्माण में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया हुआ है। राजस्थान से लाया गया है ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर, इसका प्रयोग हुआ है। नया संसद भवन की छत पर देखा जाए तो राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक जो है, राष्ट्र का प्रतीक, नया संसद भवन के छत पर है, राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, जिसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है और ये कांस्य से बना हुआ है। 6.5 मीटर का है, 6.5 मीटर है इसका ऊंचाई। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है हमारा, वही है राष्ट्रीय प्रतीक, जिसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। यह कांस्य से बना हुआ है, अशोक स्तंभ है। नया संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधि को बैठने की व्यवस्था बनाया गया है। 888 लोकसभा में और 384 राज्यसभा में बैठने का व्यवस्था बनाया गया है। नया संसद भवन में नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। नया संसद भवन में नंदी के साथ क्या किया गया है, नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना, पवित्र सेंगोल की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। नया संसद भवन में नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। नंदी के साथ क्या, तो पवित्र सेंगोल की स्थापना किया गया मोदी के द्वारा। सेंगोल क्या है, तो सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है। अच्छा, नंदी के साथ राजदंड, और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। चोल जो साम्राज्य था वहीं से आता आ रहा है राजदंड, इसको सेंगोल कहा जाता है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है। सत्ता का हस्तांतरण जब किया जाता है तो इसकी पहचान रहा है सेंगोल, कि नंदी के पास सेंगोल रखे हैं राजदंड, इसको हट मार के बोलना नहीं है, मार के भगा देंगे, हस्तांतरण कर दिए तुम्हारा। सेंगोल सत्ता का हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृति की शान भी है। ये तमिल संस्कृति की शान है। यह राजदंड जो है 5 फीट लंबा है, 5 फीट लंबा है, ठीक ना। और शीर्ष पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है, और इसके शीर्ष पर क्या है, नंदी का बैल है। नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक माना जाता है। नंदी बैल किसका प्रतीक माना जाता है, न्याय का प्रतीक है। हाँ, तो याद रखिएगा 5 फीट लंबा है ये। और ये हमारे जो देखे थे संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक स्तंभ, इसका निर्माण किया गया, जिसका ऊंचाई है 6.5 मीटर और यह कांस्य से बना हुआ है। 6.5 मीटर इसका, उसको अलग याद रखिएगा। इसको 5 फीट है ये राजदंडवा, जिसका नाम है सेंगोल, ये 5 फीट लंबा है, इसको याद रखिएगा। न्याय का प्रतीक है इसका, इसके शीर्ष पर नंदी बैल है। आगे देखा जाए तो लोकसभा का आंतरिक हिस्सा जो है, अंदर का हिस्सा, वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। वही राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित भी है। लोकसभा का अंदर का हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर फैला हुआ है, मोर पर आधारित है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है ना, वैसे ही मोर की तरह इसका डिजाइन किया गया है लोकसभा के अंदर। और राज्यसभा के अंदर कमल के फूल पर आधारित है। कमल का फूल जैसे कि खिला हुआ है, वैसे ही राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय पक्षी वृक्ष बरगद है। संसद के परिसर में देखा जाए तो राष्ट्रीय वृक्ष भी है बरगद। बरगद जो है राष्ट्रीय वृक्ष, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। तो ये संसद के परिसर में है राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद, ठीक ना। संसद के क्या है, परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद लगाया गया है। संसद के परिसर में क्या लगाया गया है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को लगाया गया है, बरगद को लगाया गया है। चलिए, संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद के 40 दिनों की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या फिर बाद के 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। 40 दिन तक पहले या 40 दिन तक बाद बैठक के गिरफ्तारी नहीं होगा, ठीक ना। पहले 40 दिन के बाद गिरफ्तारी किया जाएगा, कोई भी आप कांड करते हैं तो। गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। यह मुक्ति सिर्फ सिविल मामलों में है, आपराधिक मामले में नहीं है। आपराधिक मामले अर्थात निवारक, निरोध, ये सब की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गई है। भूतपूर्व संसद जो है, भूतपूर्व अपने पहले का जो संसद सदस्य हैं उनके लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू किया गया था। कब से, 1976 से पेंशन दिया जाता है। यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, यदि कोई भी संसद है सदस्य अपने कोई भी संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना
संसद की कार्यवाही में भाग लेता है तो मतदान करता है, तो उसके द्वारा मतदान करने संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तथा जितने दिन वो मतदान करता है ना, उसके कार्यवाही भाग लेता है, वो प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपया दंड देगा, बस काम खत्म, बाकी सब चीज़ सही चलेगा। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है। न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया। अयोग्य करार देने का जो निर्णय था वो संसद के द्वारा किया गया। न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए न्यायालय जो इसका घोषित कर दिया है अपराधी, उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया। संसद के द्वारा पारित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के 3 के तहत यह उल्लेख किया गया कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे अधिक की सज़ा सुनाई जाती है ना, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तथा वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाता है। संसद में कार्य हिंदी में या फिर अंग्रेजी में किया जाएगा अनुच्छेद 348 के अधीन। परंतु राज्यसभा का जो सभापति है, जो उपराष्ट्रपति कहलाता है, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष, उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, वो अपनी मातृभाषा में भी सदन का संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। किससे? अनुच्छेद 120 के 1 में लिखा गया है, वो परमिशन ले सकता है और अपना कर सकता है, मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकता है, अनुज्ञा दे सकेगा। ठीक ना? किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 120 के 1 के थ्रू। आर्टिकल 120 के 1 में ऐसा लिखा गया है। आगे देखा जाए तो न्यायपालिका अब आता है, हम लोग को पढ़ना है न्यायपालिका। देखिए न्यायपालिका ज़्यादा लंबा है नहीं, थोड़ा सा है, बस यहीं तक हम लोग कंप्लीट करना है, यहाँ तक। उसके आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे न्यायपालिका, फिर फिजिक्स पढ़ना है हम लोग, है ना। चलिए न्यायपालिका को पढ़ते हैं। समस्त न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका ही कहते हैं। पूरे न्यायालय को मिला दिया जाए तो उसको न्यायपालिका कहेंगे, जाहिर सी बात है। और न्यायालयों में शक्ति विभाजन नहीं होता है, इसमें न्यायालय में कोई भी शक्ति विभाजन नहीं होगा, इसका शक्ति कम, इसका शक्ति ज़्यादा। भारतीय न्याय प्रणाली में छोटे छोटे न्यायालयों के ऊपर प्रत्येक जिले का जिला न्यायालय, उनके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, ऐसा रखा गया है। सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक ऊपर रखा गया है। लेकिन अगर शक्ति की बात किया जाए, सभी में अलग अलग शक्ति का बंटवारा नहीं है, ऐसा नहीं है कि शक्ति का विभाजन है, वो वाला न्यायालय छोटा न्यायालय जो दूसरा कर देगा, वो वाला न्यायालय दूसरा कर देगा, उसका बंटवारा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय देखिए, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय। भाग 5 में आइए, भारतीय संविधान के भाग 5 में आइए, अनुच्छेद 124 से 147 तक, 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का संबंधित। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय भाग 5 में है। कैसी है? भारत की न्यायिक व्यवस्था एक हरी है, मतलब न्याय एक ही होती है, ऐसा नहीं कि 2 तरह का न्याय, और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है ना। तो हम लोग कहाँ थे? भारत की न्यायिक व्यवस्था एक हरी और एकीकृत हो गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन के संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय गठन संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। देखिए नीचे दिया गया है अनुच्छेद 124 का 1 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और न्यायाधीशों की संख्या है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और न्यायाधीश की संख्या कितना होगा? ये 124 में है। 124 के 2 में क्या है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की अवधि है। तो स्थापना, फिर नियुक्ति, पद अवधि 124 के 2 में है। 124 के 3 में है न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होना चाहिए। 124 के 4 में न्यायाधीशों की पद मुक्ति, योग्यता 3 में है। 124 के 3 में है योग्यता, 124 के 4 में है पद मुक्ति, 124 के 5 में है संसद द्वारा प्रक्रिया विनियमित करने का अधिकार। संसद के द्वारा प्रक्रिया जो होती है उसको विनियमित दोबारा नियमित करने का अधिकार है न्यायाधीशों सुप्रीम कोर्ट को। तो 124 के 5 हमारा हो जाएगा। 124 के 6 हमारे शपथ प्रतिज्ञान संबंधी प्रावधान है। 124 के 7 है या पद छोड़ने के बाद न्यायिक कार्य पर रोक।
पद छोड़ने के बाद न्यायिक कार्य पर रोक लगा दिया गया। पद छोड़ दिएगा तो अब न्यायिक कार्य नहीं कर सकते हैं। तो 124 के साथ में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 गो अन्य न्यायाधीश हैं। कगो एगो मुख्य न्यायाधीश, 33 गो अन्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 गो न्यायाधीश की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के सहित कगो कुल 8 गो न्यायाधीश की व्यवस्था संविधान के में मूलतः की गई थी। एगो न्यायाधीश और 8 गो न्यायाधीश, टोटल 9 गो सुप्रीम कोर्ट में शुरू में किया गया। बाद में काम के बढ़ने के दबाव को देखते हुए 1956 में क्या किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम में संशोधन किया गया। करने के बाद न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा के 11 कर दिया गया, जो 9 गो था बढ़ के 11 हो गया। फिर जरूरत पड़ा तदनुसार 1960 में 4 साल के बाद यह संख्या पुनः बढ़ा के 14 कर दिया गया। फिर 1960 में यह 14 कर दिया गया। फिर जरूरत पड़ा 1978 में, तो फिर क्या किया 18 कर दिया गया। तो 11 से 14, 14 से 18। पहले 9 गो था, एगो मुख्य न्यायाधीश, 8 गो न्यायाधीश, तो 9 से 11 किया गया, 11 से 14 किया, 14 से 18 किया। 18 में जब हुआ 1986 ईस्वी में, फिर 26 गो कर दिया गया 1986 में। 1986 में कहो कर दिया, 18 पर से एक बार 26 चल गया 1986 में, और अभी चल गया 2009 में 31 को। 2009 में कहो चल गया 31 को, मतलब इसे बढ़ते गया। 11 के बाद हमारा क्या हो गया 14, 14 के बाद हमारा 18, 18 के बाद 26, 26 के बाद 31, अभी कब चल रहा है 34 गो, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 गो अन्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की अवधि देखा जाए तो ये 124 के 2 में आता है। हम लोग देखे थे ना, पद की अवधि और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सुप्रीम कोर्ट के समस्त न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। सुप्रीम कोर्ट के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है, परंतु अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय जब वह इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के परामर्श कर सकता है, परंतु अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है, परंतु अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही करेगा। वह चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से भी परामर्श कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम की आयु सीमा निर्धारित है ये नहीं है, कम से कम है ये नहीं है। ये एक बड़ी अच्छी बात है। 17 साल पे हो जाइएगा। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 साल रहती है। नियुक्ति हो गया, उसके बाद आपका अवकाश ग्रहण करने का मतलब वही 65 साल तक रहता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की जो पद है और गोपनीयता है इसकी शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अनुच्छेद 124 के 6 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अनुच्छेद 124 के 6। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इसके लिए योग्यताएं अनुच्छेद 124 के 3 में लिखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है तो 124 के 3 में लिखा गया है उसकी योग्यता हम लोग देखे थे। और भारत के नागरिक होना चाहिए, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। वह किसी उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में या फिर 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में वो कार्य किया हो। किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 साल तक अधिवक्ता भी रह चुका हो। वकील या फिर राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता भी होना चाहिए। न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते अनुच्छेद 125 में है। न्यायाधीश के वेतन और भत्ता किसमें है? अनुच्छेद 125। तो ये भी याद रखना जरूरी है कि न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता किस आर्टिकल में है? 125 में है। न्यायाधीशों को 125 रुपया का नोट दे दीजिए, 125 रुपया दे दीजिए, नोट छोड़िए। न्यायाधीश को क्या दे दीजिए? 125 रुपया दे दीजिए, वो आपका बात मान लेंगे। कितना रुपया? 125 रुपया।
तो इसे याद रखना है। न्यायाधीशों का वेतन बताया अनुच्छेद 125 में है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 प्रतिमाह मिलता है और अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख प्रतिमाह मिलता है। इसके अलावा उन्हें निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं भी जैसे कि चिकित्सा कार्ड, टेलीफोन आदि सब दिया जाता है। न्यायाधीशों का वेतन एवं उससे मिलने वाली अन्य सुविधाएं उसके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता। सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित किया गया है। पेंशन वेंशन मिलेगा 50%, तो सबको मिलता है। पद विमुक्ति अगर देखा जाए तो 124 के 4 में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद विमुक्ति के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसे प्रार्थना कहते हैं, ठीक ना। इसमें वह किसी न्यायाधीश को सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता के कारण पद से हटाना चाहते हैं तो वह प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए तथा साथ ही वह यह भी आवश्यक है कि प्रस्ताव पर मतदान के समय जितने सदस्य उपस्थित हैं वह मतदान में भाग लेते हैं उनका 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव का समर्थन करें। जब इस प्रकार पास हुआ प्रस्ताव संसद राष्ट्रपति के पास प्रार्थना समावेदन के रूप में भेजती है तभी वह आदेश जारी करके संसद न्यायाधीश को हटा सकता है। फिर से पढ़िए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद विमुक्ति के लिए संसद के दोनों सदनों एक प्रस्ताव पारित करता है। संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करता है जिसे प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना जिसमें वह किसी न्यायाधीश को सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा असमर्थ है वो इसके कारण पद से हटाना चाह रहा है वो लिखेगा, ठीक ना। और यह प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, दोनों सदनों में पारित होना चाहिए तथा साथ ही यह भी आवश्यक है कि प्रस्ताव पर मतदान के समय जितने सदस्य उपस्थित हैं और वह मतदान में भाग लेते हैं उनका 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव का समर्थन भी कर रहा है, मतदान वाला। जब इस प्रकार पास हुआ प्रस्ताव संसद राष्ट्रपति के पास प्रार्थना समावेदन भेजेगा तब जाके वो आदेश जारी करेगा कि संसद न्यायाधीश को हटा दिया जाए। राष्ट्रपति हटा सकता है न्यायाधीश को। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। किसके अनुरोध पे? संसद के अनुरोध पे। तो न्यायाधीश को हटाया जा सकता है संसद के अनुरोध पे, राष्ट्रपति के द्वारा। पद विमुक्ति प्रस्ताव 100 सदस्य लोकसभा के मामले में या फिर 50 सदस्य राज्यसभा के मामले में पद से विमुक्त करना है तो प्रस्ताव लाना पड़ेगा। 100 को सदस्य प्रस्ताव में के लिए खड़े होंगे। लोकसभा के मामला में 100 को और राज्यसभा के मामला में 50 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करने के बाद तब जाके अध्यक्ष या सभापति के पास ये दिया जाना चाहिए। प्रस्ताव पास करना है पद विमुक्ति के लिए तो 100 को सदस्य लोकसभा में बोलना पड़ेगा, 50 सदस्य राज्यसभा में बोलना पड़ेगा, तब जाके वो किसके पास दिया जाएगा? अध्यक्ष या सभापति को दिया जाना चाहिए। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाला न्यायाधीश कौन था? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। सबसे अधिक समय तक वो मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। न्यायाधीश क्या नाम है उसका? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक कम से कम 2696 दिन रहा है। कितना? 2696 दिन रहे हैं। इसको देखा जाए 2696 को हम लोग 365 से भाग लगाएंगे, लगभग में 4 से भाग लगाया जाए, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, लगभग 6 साल। चार 24। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश है कमला नारायण सिंह। ये मात्र 17 दिन ही रह चुके हैं। 1991 से 1991 में ही 17 दिन कमल नारायण सिंह। कमल खिलता है कितना दिन के लिए? 17 दिन के लिए खिलता है, इससे ज़्यादा दिन तक खिलेगा नहीं। तो सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं कमल नारायण सिंह। लंबा समय तक रहे हैं यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 2696 दिन। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पील लाया गया ना तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती थे। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा, लोकहित के लिए मुकदमा जो पील लाया गया PIL, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पील लाया जाएगा तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PN भगवती थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं छुट्टी प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 124 के 7 में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। ये किस में लिखा गया है? 124 के 7 क्या लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या फिर किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की बैठक के बुला सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय की बैठक को बुला सकता है। और अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठक आयोजित किया जा चुका है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार देखा जाए तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है यह अनुच्छेद 131 के तहत निम्न मामलों में प्राप्त है। भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में ये जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है यह अनुच्छेद 131 के तहत निम्न मामलों में प्राप्त है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा? तो भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य अगर विवाद होगा तो उसके लिए कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट। भारत संघ तथा कोई एक राज्य अन्य राज्यों तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद होगा तो भी सुप्रीम कोर्ट आएगा। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवादों में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जिसके तहत नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उस विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल होगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है? देखिए, देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ही है और इसे भारत में सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। सभी उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध को अपील सुन सकता है सुप्रीम कोर्ट। अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 से 136 तक है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 से 136 तक है। अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में अपील का अधिकार है। अनुच्छेद 132 जो है संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालय हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार है। अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं आप लोग, ठीक ना। वैसे अपील क्षेत्राधिकार 132 से 134 के बीच में आता है। आगे बढ़ा जाए, अनुच्छेद 133 क्या कहता है? तो सिविल मामलों में अपील का अधिकार, सिविल मामला में अपील करने का 133 में लिखा गया। 134 में लिखा गया आपराधिक मामलों में अपील का अधिकार। आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं सिविल मामला में। आपराधिक मामला में जो आप हाई कोर्ट नहीं मान रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। 136 में लिखा गया है विशेष अनुमति से अपील का अधिकार है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय भारत में किसी भी न्यायालय अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्राधिकार, देखिए परामर्श मतलब किसी से परामर्श लिया जाता है उसके लिए अधिकार है। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श मांग सकता है। यह अनुच्छेद 143 में लिखा गया है। परामर्शदात्री इसको बोला जाता है। कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट से कौन लेता है परामर्श? तो राष्ट्रपति लेता है। आर्टिकल 143 के तहत परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। कौन? राष्ट्रपति। ये किसमें लिखा गया? अनुच्छेद 143 में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद 143 में लिखा गया है। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या फिर अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। जो न्यायालय है, न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या फिर अस्वीकार करना ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि हम लेंगे चाहे नहीं लेंगे, जरूरी नहीं है कि उसका माने। तो 143 याद रखना है। राष्ट्रपति परामर्श लेता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से। पुनर्विचार संबंधी संविधान के अनुच्छेद 137 में लिखा गया है कि ये सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है ना कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या फिर निर्णय पर फिर से विचार कर सकता है तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक पुनर्परिवर्तन भी कर सकता है। ये तो अच्छी बात है। अनुच्छेद 137 में पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार दिया गया सुप्रीम कोर्ट का। ऐसा नहीं है कि आदेश दे दिया ये हो गया तब हो ही गया, फिर से उसको पुनर्विचार कर सकता है तथा यदि उचित समझे तो उसे आवश्यक पुनर्विवर्तन भी कर सकता है। ये तो अच्छी बात है। 137 में है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। अभिलेख न्यायालय, देखिए क्या होता है अभिलेख न्यायालय? तो संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका आशय यह है कि न्यायालय के सभी निर्णयों को रिकॉर्ड या फिर अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाए। अच्छा, जो भी निर्णय सुनाया गया उसको लिख के रखा जाए कि इससे भविष्य में अगर कोई देश किसी भी न्यायालय में नज़ीर के रूप में पेश किया जा सकता है, मतलब भविष्य में भी कोई कान उसी से मिलता जुलता हो रहा है तो उसको हम लोग फिर से खोल के देख सकते हैं कि इसमें क्या बताया गया था, निर्णय लिया गया था, उसके लिए फिर से हम दोबारा निर्णय ले सकते हैं। तो इसीलिए अभिलेख न्यायालय इसको लिखा गया है। कौन लिखता है? सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का रक्षक भी सर्वोच्च न्यायालय का ही बोला जाता है। वैसे तो हाईकोर्ट भी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय के विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। हम लोग पढ़े भी थे, ठीक है ना। तो नोट में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वचन
से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कै गो होना चाहिए? 5 गो होना चाहिए। अनुच्छेद 145 के 3 में ऐसा लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामला की सुनवाई किया जाए। संविधान के जो निर्वाचन है उससे संबंधित अगर जो मामला की सुनवाई किया जाए तो करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए? 5 गो होना चाहिए। अनुच्छेद 145 के 3 में ऐसा लिखा गया है। थैंक यू दोस्तों, यहीं तक मिला था। अगला हम लोग पढ़ेंगे फिर से मिलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, ठीक ना। थैंक यू।